नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृषि की हम जो सीरीज चला रहे हैं लेखपाल की परीक्षा के लिए, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इसका जो भाग 3 उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 3 में आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं सिंचाई के बारे में। भारत में सिंचाई की क्या व्यवस्था है इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा इससे आपके एग्जाम में प्रश्न एक या दो देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। सिंचाई से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत में जो है सिंचाई की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो मुख्यतः भारत में सिंचाई की योजनाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: वृहद सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। तो इनको आपको याद रखना है। वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत और कितने भूमि के एरिया आते हैं इनको देख लीजिए आप, तो इनको आपको याद रखना है। तो इस योजना के तहत यानी कि वृहद सिंचाई योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि भूमि के लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो आपकी वृहद सिंचाई योजना होती है इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि भूमि के लिए सिंचाई की योजना बनाई जाती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो वृहद सिंचाई योजना होती है इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी नहरों को, इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है वृहद सिंचाई योजना के तहत, तो आप इसे याद रखिएगा। आपको पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी। स्वतंत्र भारत की यहाँ पे आपको बताना है, और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा आप। इसके बाद अगली सिंचाई योजना आपके सामने है मध्यम सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत इसके तहत जो आपका 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो सिंचित भूमि होती है जो है इनसे संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। 2,000 हेक्टेयर से लेके आपके 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो सिंचित भूमि होती है उनसे संबंधित जो एरियाज होते हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है छोटी नहरों को रखा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। इस सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटी छोटी नहरों को रखा गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसके अंतर्गत कौन से लैंड आते हैं, तो 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के जो सिंचाई भूमि होती है उनको सम्मिलित किया जाता है आपकी मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आखिरी आपकी आती है लघु सिंचाई योजना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत यानी कि जो आपका लघु सिंचाई योजना इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो कुओं को, नलकूपों को, तालाबों को, ड्रिप सिंचाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि किस सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के रूप में या एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह एरिया है सिंचाई का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत एक योजना भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको कब शुरू किया गया था इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल सन 2015 को। 1 अप्रैल सन 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सम्मिलित किया, मतलब शुरू किया गया था। डेट आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 2015 की। इस दिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद यह टेबल आपको घोल कर पी जाना है। इस टेबल से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है, तो इस टेबल को आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक तरफ आपको सिंचाई के साधन दिए गए हैं, एक तरफ आपको कुल सिंचित क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ प्रमुख राज्य दिए गए हैं, तो इनको आइए देख लेते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वह कुएं और नलकूपों की तरह की जाती है। लगभग भारत का जो सिंचाई वाला एरिया है कितना, 61.58% जो भारत का सिंचाई वाला एरिया है वह किससे सिंचित है, तो कुएं और नलकूपों के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है नलकूपों में नलकूपों के द्वारा
उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, नलकूपों के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा प्रमुख राज्य कौन कौन से जहाँ पे कुओं और नलकूपों की द्वारा सिंचाई की जाती है? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सभी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे कुएं और नलकूपों की तरह सिंचाई की जाती है। इनके अलावा आपको बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में भी कुओं और नलकूपों की से सिंचाई देखने को मिलती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नहरों का स्थान आता है। लगभग 24% जो क्षेत्र है भारत का, वह नहरों के द्वारा उसकी सिंचाई की जाती है। प्रमुख राज्य मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि। तो ये सभी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तथा सबसे ज़्यादा नहरों का जो विस्तार है किस राज्य में है? तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नहरों का जो है, नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का जो सर्वाधिक विस्तार है वह उत्तर प्रदेश राज्य में। जैसे आप याद रखिएगा, नहरों से जो है कुल सिंचित क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। जैसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला हमारा एरिया आता है तालाब का। तालाबों की तरह जो भारत का लगभग 2.97% जो क्षेत्र वो सिंचित किया जाता है। तथा तालाबों से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है आपकी तमिलनाडु राज्य में की जाती थी। फैक्ट आपको याद रखना है, तालाबों से जो है सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो तमिलनाडु राज्य में की जाती है और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती थी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और आपकी जो तालाबों की तरफ सिंचाई है मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में की जाती है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हो गए आपके, और तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं प्रायद्वीपीय भारत के जहाँ पे तालाबों से जो है सिंचाई देखने को मिलती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा भी और सारे राज्य, आपको बहुत सारे राज्य मिलेंगे जहाँ पे तालाबों के द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है। जैसे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। इनको बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अन्य के द्वारा अन्य साधन भी हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। इनमें लगभग 10.91% जो एरिया भारत का है वह अन्य साधनों से उसकी सिंचाई की जाती है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा उसकी सिंचाई की जाती है, लगभग 61.58%। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के बारे में जो भारत में अपनाई जा रही हैं। तो इनको भी आइए देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आधुनिक सिंचाई की पद्धतियां हैं जो भारत में अपनाई जा रही हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहली इंपॉर्टेंट आधुनिक सिंचाई की पद्धति है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिंचाई। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बार बार इससे एग्जाम प्रश्न देखने को मिलना है। तो इस सिंचाई की पद्धति की खोज जो इजराइल से मानी जाती है, यानी कि इजराइल से जो है इस पद्धति की खोज हुई है ड्रिप इरिगेशन की। इसके अंतर्गत जो है पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इसी कारण से इस पद्धति को टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इस पद्धति में आपका क्या होता है? तो इस सिंचाई पद्धति के द्वारा जो है पानी जो होता है, पानी को पौधों की जड़ों पर जो है बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस विधि के तहत फसलों को पानी धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इस सिंचाई की पद्धति है ड्रिप सिंचाई। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत पानी का जो उपयोग मैक्सिमम किया जाता है, यानी कि पानी का जो उपयोग है इसमें मैक्सिमम पानी का उपयोग होता है और मिनिमम पानी की बर्बादी होती है, यानी कि पानी की जो बर्बादी होती है वो बहुत ही कम होती है इस सिंचाई पद्धति के अंतर्गत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा पानी का जो मैक्सिमम उपयोग हो सकता है उतना उपयोग किया जाता है इस ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस पद्धति की जो खोज है आपकी इजराइल से मानी जाती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पद्धति आपके सामने है फव्वारा सिंचाई, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसे बौछारी सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंचाई जल को पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है, यानी कि जो आपका फव्वारा सिंचाई होती है इसके अंतर्गत सिंचाई का जो जल होता है उसको पंप करके पाइपों की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। इसमें दबाव पद्धति द्वारा फुहारों या बूंदों वर्षा की बूंदों के समान जल सीधे फसल पर छिड़का जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह सिंचाई की पद्धति आपकी है फव्वारा सिंचाई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली सिंचाई की पद्धति आपके सामने है सतही सिंचाई। इसके अंतर्गत क्या होता है?
भारत में जो अधिकतर कृषि योग्य भूमि है वह सतही सिंचाई के अंतर्गत आती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भारत की जो अधिकतर कृषि योग्य भूमि है मतलब कृषि योग्य क्षेत्र हैं उनमें जो है सतही सिंचाई की जाती है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मतलब किसको किसको सम्मिलित किया गया है, नहरों को, नलकूपों को, तालाबों को, कुओं को, यानी कि नहरों, तालाबों, नलकूपों, कुओं द्वारा खेत में जल का वितरण किया जाता है तथा एक किनारे से खेत में जल को फैलाया जाता है। तो यह आपकी सतही सिंचाई है तथा इसी के अंतर्गत जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो सिंचित किए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली सिंचाई की पद्धति आपको मिलेगी रेनगन तकनीक। इसमें क्या होता है, इस तकनीक के द्वारा 20 से लेकर 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह जो है सिंचाई की जाती है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रेनगेन तकनीक है इसके अंतर्गत 20 से लेकर 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक रूप से बरसात की तरह जो है सिंचाई की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रों को सींचा जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है कम पानी से अधिक क्षेत्रों को सींचा जाता है। सिंचाई के अन्य माध्यमों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय में एवं कम पानी में जो है खेत की सिंचाई संभव हो जाती है। तो यह पद्धति कहलाती है आपकी रेनगन पद्धति। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट आपकी पद्धति है फर्टिगेशन। यह भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके अंतर्गत जो है जल के साथ जो है उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जल के साथ जो है उर्वरक को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है खेतों की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस टेक्निक की खोज भी जो है आपकी इजराइल से ही मानी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां थी, इनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपकी लेखपाल की जो परीक्षा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो कल फिर मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।